हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। इंग्लिश का बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल करीब है। इस समय पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जिससे कि हम आखिरी टाइम पे अपने स्कोर को इंक्रीज कर सके। क्या क्या प्रेजेंटेशन टिप्स है, क्या क्या हैक्स है जो हमें पता होने चाहिए जिससे कि हम आखिरी टाइम पे अगर हम 70-80 पे बैठे थे वही 70-80 हम 90-95 तक लेके आ सके। बहुत आसान है 90-95 तक लाना। इंग्लिश का बोर्ड का एग्जाम पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूं, मेरे को ऑनलाइन एजुकेशन में हो चुके हैं 4 साल से। मैंने देखा इंग्लिश का एग्जाम बहुत आसान आता है। कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आए उसे एक लेजेंड कहते हैं, और आप सभी एक लेजेंड हो। किसी बच्चे का कभी भी पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीज आखिरी में जाके छूटी जाती है। पर उसके बावजूद जो बच्चा कम पढ़कर भी फोड़ के आए उसे एक लेजेंड कहते हैं, और आप सभी एक लेजेंड हो, इस बात का ध्यान रखना। इसी मोटिवेशन के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे को आपको बतानी है, शुरू से लेके एंड तक ध्यान से देखना। 2x पे अपनी वीडियो को कर लो जिससे कि आपका भी टाइम बचे और मैं जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर लूं। मेरे को यार 4 साल हो चुके हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन में जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, क्या क्या कहाँ पे बच्चों की गलती होती है, कहाँ पे बच्चों की मिस्टेक्स होती है, कहाँ पे बच्चों के नंबर कटते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट में। हर साल बच्चों का पेपर छूटता है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या चीज हर साल वर्क करती है जो मैंने कुछ बच्चों को बताई थी और उन्होंने उसको इंप्लीमेंट करा और उनके बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हुआ, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, 80 मार्क्स के लिए आपके पास 180 मिनट्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। 3 घंटे 180 मिनट होते हैं। बट मैं कहूंगा 180 नहीं है जी, 170 है। क्यों 170 है? मैंने पहले 10 मिनट हटा दिया आपके रिवीजन के लिए, मैंने 10 मिनट हटा दिया आपकी चेकिंग के लिए। तो एक तरह से अब आपके पास 80 मार्क्स के लिए 170 मिनट है। तो मान लो 1 मार्क्स के लिए आपके पास कितने हुए? 170/80। इसका हम कैलकुलेशन गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट। तो मतलब के लिए 1 मार्क्स के लिए मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। भैया क्या मैं बार बार अपनी घड़ी देखता रहूंगा कि यार 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, आगे बढ़ता हूं आगे बढ़ता हूं? नहीं, ऐसा नहीं करना। मान लो आपका ये पेपर का फॉर्मेट होता है, तो मान लो पहला क्वेश्चन है आपका 10 मिनट का, 10 मार्क्स का। तो देखो 1 मार्क्स के लिए आपके पास 2 मिनट है, तो भाई 10 मार्क्स के लिए कितने हो गए? 20 मिनट। मतलब कि आपने 10 बजे अनसीन पैसेज शुरू करा तो 10:20 तक अनसीन पैसेज खत्म हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन मान लो वापस से 10 नंबर का है तो 20 मिनट इसमें दूंगा। तो मान लो आपने 10:20 पे दूसरा क्वेश्चन शुरू करा तो 10:40 तक दूसरा क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। मान लो तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है, तो 5 मार्क्स के लिए आपके पास 10 मिनट है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। भैया इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है कि आप क्या करो, इस समय पे जो सैंपल पेपर है वो इस फॉर्मेट में करो। मैं फिर बोल रहा हूं, बच्चों का पेपर छूट जाता है। 2 सैंपल पेपर इस फॉर्मेट में कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कैसे टाइम मैनेज करना है। घड़ी लेके बैठना, वहां पे भी घड़ी होगी आपके एग्जाम सेंटर पे। आपने क्या करा, 10 बजे शुरू करा, 10:20 तक पहला क्वेश्चन खत्म करना है। ये टारगेट बना के चलना है जिससे कि आखिरी में 10-15 मिनट हमारे पास बच जाए अपनी रिवीजन के लिए। आप देखोगे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक बार ट्राई करके देखो, एक सैंपल पेपर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स। कौन सा सेक्शन पहले करना है हमें, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। देखो यार, मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस होती है, आप कुछ भी उठा सकते हो। आपने सैंपल पेपर मान लो ऐसे करा कि पहले राइटिंग कर लिया, फिर आपने रीडिंग कर लिया, फिर उसके बाद आपने लिटरेचर कर लिया। तो किसी को अगर वो अच्छा लग रहा है वैसे जा सकता है। मेरी प्रेफरेंस रहती है जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में करो, कि पहले रीडिंग कर लिया, फिर राइटिंग कर लिया, फिर उसके बाद आपने लास्ट में लिटरेचर कर लिया। क्यों? क्योंकि जब आप जस्ट पेपर देने घुसे हो, ये दो चीज क्या है? ये दोनों चीज आपकी अनसीन है, तो ये आपको फ्रेश माइंड से देनी है। तो जब आप पेपर देने घुसे हो तो आप कोशिश करो कि आपका फ्रेश माइंड होगा, तो आपने पहले ये दोनों निपटा लिए। मान लो ये आपने आखिरी में करे, मान लो आपके पास आखिरी में कम टाइम बचा और आपने राइटिंग उठा लिया। अब राइटिंग ऐसी चीज है जिसमें आपको क्रिएटिव माइंड लगाना है, जिसमें आपको चीजें सोच सोच के लिखनी है। पर आखिरी टाइम पे वो प्रेशर होगा कि यार जल्दी जल्दी पेपर करना है, तो हम राइटिंग में टाइम पे क्या करेंगे, राइटिंग वाली चीजों में बेकार लिख के आएंगे। लिटरेचर एक ऐसी चीज है जो हमें पता होता है, तो अगर आखिरी में हमारे पास कम टाइम भी बचा तो हम लिटरेचर में कुछ कुछ चीजें तो लिख के आ पाएंगे, सही सही लिख के आ पाएंगे। पर रीडिंग राइटिंग को हम आखिरी में करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये अनसीन है, ये हमने पहले कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए फ्रेश माइंड से जाके ये दोनों सेक्शन करो और आखिरी में अपना लिटरेचर करो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रेफरेंस है, इसको आप यूज कर सकते हो, वरना आपको कोई और अच्छा लगता है वो यूज कर लो। मेरे हिसाब से ये सही है। आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। कुछ फाइनल टिप्स जो आपको दिमाग में रखनी है। हर साल बच्चों को ये दिक्कत आती है पहले एग्जाम में। क्या होता है, ओएमआर फिल करने का इंस्ट्रक्शन देता है वहां पे टीचर, पर वो टीचर जो होता है जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन दे देता है। कई बार वो जल्दी जल्दी में इंस्ट्रक्शन हम सुन नहीं पाते, या फिर हम थोड़े से लेट हो जाते हैं, या फिर क्या होता है हम अपनी धुन में खोए होते हैं, हमें पता नहीं चलता टीचर ने इंस्ट्रक्शन दे दी, तो ओएमआर हम गलत फिल कर देते हैं। तो इसलिए बच्चों ने बोला, पिछले साल मेरे को जितने भी बच्चे मिले थे उन्होंने ये बोला कि भैया ओएमआर की वीडियो पहले से एक बार देख के चले जाओ। 10 मिनट की वीडियो होगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, हाउ टू फिल ओएमआर शीट इन बोर्ड्स एग्जाम, लिख देना, मिल जाएगी, एक बार देख के चले जाना, जिससे कि आप वहां पे डिपेंडेंट ना हो कि टीचर वहां पे इंस्ट्रक्शन देगा और फिर आप लिखोगे। आपको पहले बताओ ओएमआर कैसे फिल होनी है, जल्दी से आपने ओएमआर फिल करा, आपने रीडिंग सेक्शन पे कूद गए, रीडिंग सेक्शन में आपने उठा के पैसेज जो है वो रीड करना शुरू कर दिया क्वेश्चंस के बाद। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। तो वो टाइम आप अभी लगा लो, ओएमआर की वीडियो अभी देख के चले जाओ, ये अभी वीडियो के बाद जाके देख के आ जाना। जो आपको वीडियो अच्छी लगे यूट्यूब पे सर्च करते ही मिल जाएगी। दूसरी चीज, वर्ड लिमिट पे स्टिक करना। क्या होता है, हम सोचते हैं 150 वर्ड का क्वेश्चन है, ऐसा करता हूं 300 वर्ड लिख के आता हूं। अरे भाई
300 वर्ड अगर तू लिख रहा है तो टीचर को और चांस दे रहा है तेरे नंबर काटने के। 150 नंबर है, 150 नंबर में कहां स्पेलिंग मिस्टेक होगी वहां नंबर काटेगा। तूने 300 कर दिए तो टीचर को क्या हो गया, और गैप मिल, और वो दिख गया कि भाई और वर्ड लिखे हुए वहां भी नंबर काट देता हूं। तो टीचर को ज्यादा चांस मत दो नंबर काटने के, जितने वर्ड लिमिट है उतने वर्ड लिमिट पे स्टिक करो, उतने में लिख के आओ। टॉपर कभी भरता नहीं है पेपर, एक बार टॉपर की आंसर शीट देखना, वो कभी पेपर को भरता नहीं है। वो क्या करता है, वो उठा के उतनी वर्ड लिमिट में लिखता है, उसको पता है टीचर ने इतना मांगा है उतना ही लिखूं। कई बार एक नंबर में टू द पॉइंट मांगा, एक नंबर में टू द पॉइंट लिख दिया। तो स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ये दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी आंसर्स होते हैं वो सारे एक बार पढ़ लेना। क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमने समरी पढ़ ली, हम सोचते हैं हमें चैप्टर पूरा पता है, पर आंसर हम गलत लिख के आ जाते हैं, हम समरी चेप के आ जाते हैं, टीचर वहां पे नंबर काट लेता है, अब समरी पे नंबर नहीं मिलते। अब आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर लिखना होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक तो वो रिपीट होते हैं, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि यार टीचर कैसे मानता है। आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, गूगल पे लिख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर फॉर इंग्लिश क्लास 12 मिल जाएंगे। तो आपने क्या करा, उसके जितने भी आंसर्स हैं एक बार रीड मान लिया, आपको पता चल गया अच्छा यार इस तरह से लिख के आना होता है। एक फॉर्मेट होता है लिखने का, जैसे कि मैं हर साल बच्चों को बताता हूं, कोई भी एक लॉन्ग आंसर है उसको लिखने का फॉर्मेट होता है। सबसे पहला पैराग्राफ होगा इंट्रो का पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ होगा आपका मेन बॉडी जिसमें आप सारी की सारी चीजें लिखोगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और तीसरा होगा कंक्लूजन पैराग्राफ, तीसरा होगा आपका कंक्लूजन पैराग्राफ। तो आपका जो पहला पैराग्राफ है इंट्रो, इसमें आपने लिखा कि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से आया, उसका राइटर ये है, ये आपका इंट्रो पैराग्राफ हो गया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा पैराग्राफ होता है आपका मेन बॉडी वाला, जिसमें कि जो क्वेश्चन में पूछा है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो आपने लिख लिए। तीसरा होता है कंक्लूजन, कि भाई क्वेश्चन में ये पूछा गया था और मैंने वो आंसर दे दिया। अगर आप इस फॉर्मेट में सारे आंसर्स लिखोगे तो आपके टीचर जो है वो वहां पे इंप्रेस हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ यार बच्चे को पता है, बच्चे को आता है किस तरह से लिखते हैं। मेन बॉडी में हमेशा कोशिश करना, जो मेन आंसर होता है उसमें हमेशा कोशिश करना एनसीईआरटी की लाइंस उठा के डाल दो, एनसीईआरटी के फ्रेजेस उठा के डाल दो, इसलिए एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपको लग रही है कि यार इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, वो उठा के डाल दो। टीचर को लगेगा हाँ यार एनसीईआरटी पढ़ रखी है बच्चे ने, टीचर वहां पे पूरे नंबर देने की सोचेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट, जो भी फॉर्मेट वगैरह होता है वो आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में यार दो जगह नंबर कटते हैं, या तो आपने फॉर्मेट गलत मारा, आपको पता ही नहीं है फॉर्मेट कैसे लिखना है राइटिंग सेक्शन में, तो टीचर वहां नंबर काट देगा, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक। तो इन दोनों जगह पे नंबर कटते हैं। तो फॉर्मेट अच्छे से देख के जाना है, और जो भी स्पेलिंग्स है उनको आखिरी में हमें चेक करना है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। पांचवी चीज है लास्ट पेज। लास्ट पेज को बहुत अच्छे से यूज करना है। क्यों, जब भी आप कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, मान लो आप एक लॉन्ग आंसर लिखना चाह रहे हो, तो क्या होता है कई बार हम क्या करते हैं, हम आंसर शुरू करा, शुरू करने के बाद हमें दिमाग में आया यार ये भी तो इंक्लूड कर सकता था पिछले पैराग्राफ में, फिर आपने वहां पे इंक्लूड कर दिया, फिर आप सोचते हो यार ये भी तो डाल सकता था पैराग्राफ में, फिर आपने वो लिख दिया। तो कहीं का सर कहीं का पैर, कहीं का सर कहीं का पैर, कहीं भी जुड़ रहा है, टीचर को लगेगा बच्चा कंफ्यूज हो रहा था आंसर लिखते हुए, नंबर काट देगा। तो इसलिए क्या करो, इससे बहुत टाइम बचता है। क्या होगा, आप एक लास्ट वाला जो पेज है आपका आंसर शीट का, उसको लिख दो रफ पेज, और उसको पहले ही काट दो, क्योंकि बच्चे लास्ट में कई बार काटना भूल जाते हैं। मान लो कोई लॉन्ग आंसर आया, मान लो कोई पैराग्राफ आया लिखने के लिए, ठीक है, तो आपने क्या करा, पहले ही उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं 2 सेकंड रुक के पहले यहाँ पे जॉट डाउन कर लो कि ये पॉइंट लिख दूंगा, ये पॉइंट लिख दूंगा, ये पॉइंट लिख दूंगी, ये पॉइंट लिख दूंगा, ये पॉइंट लिख दूंगी। अब आपके पास उस आंसर के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को सीक्वेंस में डाल दो कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये लिख दूंगा, फिर ये लिख दूंगा, फिर ये लिख दूंगा। तो ये जो सीक्वेंस में लिखा, अब इन सीक्वेंस को उठा के आंसर को फ्रेम करो। भैया इसमें टाइम ज्यादा जाएगा, मैंने कहा टाइम पता है कब जाएगा, टाइम जब जाएगा जब तू आंसर पूरा लिख देगा और सोचेगा यार ये तो लिखा ही नहीं, फिर पूरा काट के फिर लिखेगा दूसरा। ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू आपने 2 मिनट पहले दे दिया, पीछे रफ पेज में आपने लिख लिया कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको सारी वो चीजें बता रहा हूं जो टॉपर्स यूज करते हैं। तो लास्ट पेज को अच्छे से यूज करो। लास्ट पेज में आपने रफ पेज लिखा, उस पर लिखा कि क्या क्या पॉइंट्स मैं इसमें इंक्लूड कर सकता हूं इस आंसर में। अब उन पॉइंट्स को एक सीक्वेंस में बना लो कि पहले ये लिखूंगा, दूसरा ये लिखूंगा, तीसरा ये पॉइंट कवर करूंगा, चौथा ये पॉइंट कवर करूंगा, पांचवा ये। अब इन सबको फैला के आपने आंसर में लिखा, तो टीचर को लगेगा हाँ यार बच्चा भटका नहीं, बच्चे ने हर चीज को एक एक करके सीक्वेंस में लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से रीड करना। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन का पहला वर्ड पढ़ते हैं, पहला वर्ड पढ़ते ही सोचते हैं अरे ये तो वही क्वेश्चन है, लिख दिया आंसर। फिर पता चला पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन वो नहीं था। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, चॉइसेस जो है वो अच्छे से पढ़ना, पेपर को पीछे करके देख लेना, कुछ क्वेश्चंस आखिरी में ना हो। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं पेज पलटा, पीछे भी क्वेश्चंस हैं, होता है कई बार ऐसा बच्चों के साथ। तो पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करना है, एक एक क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। तेरी ट्रेन नहीं भाग रही है, स्कूल बस नहीं भाग जाएगी तेरे को छोड़ के। आराम आराम से करो, क्वेश्चन को पूरे अच्छे से पढ़ो, सोचो कि क्या पूछा है क्वेश्चन में और वही लिखो। ये नहीं पूछा कुछ है लिख कुछ आए, पूछा कुछ और था समरी चेप के आ गए, ऐसा नहीं करना। पर्सनल गुस्सा कभी मत निकालना, ठीक है, कि भाई मेरे को तो ये पार्टी अच्छी लगती है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, मेरे को वो अच्छा लगता है, मैं लिख के आ गया। अपनी पर्सनल चीजें नहीं लिख के आनी, वहां पे जो क्वेश्चन में पूछा उतना ही लिख के आना है।
आठवीं चीज अंडरलाइन, ये हर एक टीचर बोलता है, हमें हर एक बच्चे को पता भी है, पर हम आलस करते हैं। पर ये आलस जो है ना महंगा पड़ जाएगा। अगर आप अंडरलाइन करोगे ना तो टीचर का क्या होता है, जब वो चेक कर रहा होता है उसके बाद इतना टाइम नहीं होता पूरा चेक करेगा। वो क्या करेगा, आपने जहां जहां अंडरलाइन करेगा बस वहां वहां टिक करेगा। आप कभी भी आंसर शीट उठाना टॉपर की जो चेकिंग वाली होती है, टीचर हमेशा वहां टिक करता है जहां पे अंडरलाइन हो रही होती है चीजें। तो इसलिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लग रहे हैं किसी आंसर में, उसको अंडरलाइन जरूर करना मेरी जान। इससे क्या होता है, थोड़ा कष्ट ज्यादा लगता है, थोड़ा सा आलस जो है वो ज्यादा लगता है, बट नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि टीचर से वो पढ़ेगा बाकी और चीज पढ़ेगा ही नहीं। तो अंडरलाइन जरूर करना हर एक चीज को। रीचेकिंग इग्नोर नहीं करनी। ये नहीं कि मेरा दोस्त तो भैया चला गया था, मेरे को लगा क्या 10 मिनट रीचेकिंग करूंगा, मैं भी उठ के चला गया। नहीं, पूरा रीचेकिंग करियो। 10-15 मिनट आखिरी में जो बच रहे हैं उसमें पूरी रीचेकिंग करके जाइयो। ये मत सोचियो भैया यार क्या ही हो गया, 2 नंबर बच जाएंगे। अरे 2-2 नंबर भी मैटर करते हैं, 2-2 नंबर भी मैटर करते हैं, 2-2 नंबर भी बढ़ रहे हैं अगर तो मैटर करते हैं। बच्चों के हमेशा हुआ है कि रीचेकिंग में उन्हें बहुत सारी गलतियां दिखी हैं और उसको वहां करेक्ट कर देते हैं। तो रीचेकिंग इग्नोर मत करना। ये नहीं कि भैया जल्दीबाजी में मैं थक गया था यार, बहुत देर से बैठा हुआ हूं, चला गया। नहीं, रीचेकिंग करनी है। लास्ट, पैकिंग अपनी रात को ही कर लेना। ये एग्जाम से पहले ही जो भी आपके एडमिट कार्ड होते हैं, पेन पेंसिल इरेजर, जो भी व्हाइटनर होता है, स्केच पेन होते हैं, जो भी तुम लेके जाते हो, वो सारे अपने रात को बैठ के लिख लेना। रात को बैठ के एक जगह रख लेना। ये नहीं सुबह पूछ रहे हो मम्मी यार एडमिट कहाँ रख दिया, पापा यार बैग कहाँ रख दिया, स्केल कहाँ रख दिया। रात को ही पैक करके बैठो, जिससे कि सुबह अपने फ्रेश माइंड के साथ जाके पेपर दे के आओ। ये जो माइंड है ना, इसका सबसे बड़ा खेल है, इसका सबसे बड़ा खेल है। अगर आपका माइंड जो है वो अच्छा होगा तो अगर आप 80 लेके आने वाले थे ना, आप वहीं 90 स्कोर कर लोगे। और अगर आपका माइंड जो है वो पहले ही बहुत टेंशन में होगा, सुबह सुबह आप लड़के पहुंचे होगे एग्जाम सेंटर में, इससे क्या होगा कि आपका जो एग्जाम में आप 90-95 लेके आने वाले थे, वही मूड खराब की वजह से 80-85 में रह जाओगे। तो इसलिए माइंड बहुत अच्छे से रखना है। सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश होके, अच्छे से पानी पी के, थोड़ा बहुत टहल वहल के ऊपर छत पे, फिर उसके बाद पेपर देके आना है। फ्रेश मूड के साथ पेपर देके आएंगे, फोड़ के आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले पेपर में। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष मेरी आप सभी के लिए। फोड़ के आना, ठीक है, फोड़ के आना। बाय बाय, गुड नाइट। जाओ 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 पढ़ लो अब, चलो बाय बाय बाय। वीडियो बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, पढ़ लो, चलो बाय बाय बाय।